मिडल ईस्ट का वो देश जिसे सीरिया के नाम से जाना जाता है। सीरिया अभी हाल ही में बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। उसका मुख्य कारण ये था कि 2011 में सीरिया के लोग जो है सिविल वॉर में उलझ जाते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, और वहाँ का प्रेसिडेंट था बशर अल असद। ये एक शिया धर्म को मानने वाला नेता था जिसके खिलाफ लोगों ने आज़ादी की मुहिम चलाई। नतीजा ये हुआ कि बशर अल असद, जो कि रशिया द्वारा उसको सपोर्ट मिल रही थी, उसने बड़ी बेरहमी से इस क्रांति को कुचल दिया। ये सिविल वॉर जो है 10 साल तक चली और माना जाता है इसमें लाखों लोगों की जानें जो है वो गई। अंत में 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद को सीरिया छोड़कर भागना पड़ा और उसने मास्को में जाकर शरण दी। और 3 महीने के बाद वहां पर तालिबानी सरकार अहमद अल शरा जो है वो वहां का प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ। अमेरिकन सरकार ने अहमद अल शरा के ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन जब ट्रंप की सरकार बनी तो उसने अहमद अल शरा के साथ नवंबर 2025 में हाथ मिला और उस पर लगे गए जितने भी प्रतिबंध थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो सीरिया की सरकार पर लगाई गई थी, वो खत्म कर दी गई। आओ आज हम इस सीरिया के इतिहास के बारे में जानें। सबसे पहले हम इसकी भूगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करें। सीरिया मिडल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण देश है जिसका इतिहास आज से 11,000 साल पुराना है। ये वो इलाका है जहां पे नियोलिथिक मनुष्य पाषाण युग से जुड़े हुए लोगों के अवशेष मिलते हैं। ये अगर हम मैप में देखें, पीछे आप मैप देख रहे होंगे, इसके उत्तर में टर्की और साथ में इराक के साथ जॉर्डन के साथ इजराइल और लेबनान के इलाके पड़ते हैं। मेडिटेरियन सी के साथ ये जुड़ा हुआ। अधिकतर इसका इलाका जो है रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं। इसकी जो गोलान हाइट की पहाड़ी है उसके ऊपर इजराइल कब्जा कर चुका है, और बहुत सारा इलाका जो है वो समुद्री किनारे के साथ लगता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु समुद्र के साथ होने के कारण नम है। बाकी बहुत सारी गर्मी भी यहाँ पे पड़ती है क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और सरकार हर प्रकार की कोशिश करती है कि ग्रीनरी को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। कृषि के अलावा ये समुद्र में भी अपने मिनरल्स जो है उनकी खोदाई करते हैं। इसके अलावा पल्सेस, सीरियल्स, इसकी खेती बाड़ी की जाती है। इतिहास सीरिया का कितना पुराना है, यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताओं ने जन्म लिया, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो सीरिया के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं था। लोगों की यही मान्यता थी कि ये पाषाण युग के साथ ही जुड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई ज्यादा सभ्यता विकसित अपनी नहीं हुई। सीरिया शुरू से ही बहुत सारे देशों के अधीन में रहा और इसको अपनी आजादी 1946 में मिली। किन किन देशों के अधीन रहा देखिए, सुमेरियन, अकादीस, अरामिस, इजिप्शियन, हाइतीस, बेजेनाइट्स एंड बेबीलोनियन, इन लोगों ने इनके ऊपर हमेशा कब्जा जमाए रखा। अलेक्जेंडर द ग्रेट 330 बीसी में सीरिया के ऊपर कब्जा करते हैं। उसके बाद सेल्यूकिड एम्पायर जो है उसकी स्थापना हो जाती है। बाद अरब्स तो मुस्लिम्स दे कम टू दिस सीरिया और यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो है उमाद खलीफा जो है ये अपनी राज स्थापित करता है। और यहाँ पे मैं एक नया बात आपको बताता चलूं कि सीरिया के लोग जो थे रोमन एम्पायर के समय क्रिश्चियंस बन चुके थे, लेकिन जब इस्लाम आता है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आज सीरिया की वो मुस्लिम है। मुस्लिम में 2 ग्रुप हैं, 86% और या 87% जो है ये सुन्नीज हैं और 13% जो है यहाँ पर वो शियाज हैं।
इसके अलावा अरामीज, अकादीज यहाँ के वासी हैं। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, जो मुख्य भाषा है वो अरेबिक है। उसके अलावा अरामिस और अकादीस भी पढ़ाई जाती है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है सीरियन पाउंड। सीरिया की राजधानी जो है दमेस्कस है। दमेस्कस बड़ा ऐतिहासिक और पुरातन शहर है, जिसका जिक्र जो है बाइबल में भी मिलता है। यहाँ पे 1960 में खुदाई शुरू होती है और 64, 70 और 74 में जाके एक नई सभ्यता की खोज पता चलती है। वो पुरातन जगह की खोज होती है, उसका नाम था एबला। एबला वो जगह थी जो मिस्र में उस समय सुमेर और मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी, और अरामिस, अकादीज और उसके समय ये सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई। लेकिन सीरिया की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमेशा किसी ना किसी सभ्यता या किसी ना किसी अंपायर के अधीन रहा। सबसे अधिक राज यहाँ 400 साल के करीब ओटोमन अंपायर के अधीन सीरिया रहा। इसके 3 महत्वपूर्ण प्रांत थे, दमेस्कस, एल्पो एंड यूफ्रेस। यहाँ की वो नदी है जो नेविगेशन के काम आती, जहां 1516 से 1914 तक ओटोमन अंपायर का सीरिया पे कब्जा। उसके बाद 1914 से 1918 तक ब्रिटिश ने इसके ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश के जाने के बाद 1920 से लेके 1940 तक यहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा रहा। 1946 में ये आजाद हुआ और ये अरब यूनाइटेड रिपब्लिक लीग का मेंबर बना, जिसमें इजिप्ट इसके साथ जुड़ गया, और तब से सीरिया आजाद है। सीरिया में बहुत से प्रधान मुखिया हुए, राष्ट्रपति हुए, और अंत में 1963 में बाथिस्ट गवर्नमेंट जो है वो स्थापित हुई। ये 7 साल तक इन्होंने राज किया। इसका तख्ता पलटा इनके फौजी जनरल हाफिज अल असाद ने। हाफिज अल असाद ने, जो कि एक शिया प्रमुख था, शिया धर्म को मानने वाला था, उसने अपनी हुकूमत कायम की। 1970 से लेकर 30 साल 2000 तक इसकी हुकूमत वहां पे कायम रही। ये बड़ा सक्सेसफुल प्रेसिडेंट स्थापित हुआ। इसने अपने वक्त सुन्नी, ये जानता था कि उनकी मेजॉरिटी जादी है, इसने सुन्नियों को हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश की। इसके अलावा इसका सीक्रेट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, कोई भी अगर किसी प्रकार की बगावत की अगर बदबू आती तो ये उसको कुचल देता। इसकी मृत्यु के बाद 2000 में इसका बेटा बशर अल असाद वहां का प्रेसिडेंट बना। बशर अल असाद वैसे तो बड़ा मॉडर्नाइज्ड था, उसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाने की कोशिश की, लोगों का वो बड़ा खास था, लेकिन उसके खिलाफ सुन्नियों का एक जमात जो थी उसके खिलाफ विद्रोह करने लग पड़ी। और इसका मुख्य कारण ये था क्योंकि असाद फैमिली जो थी, चाहे वो हाफिज अल असाद था या बशर अल असाद, ये दोनों रशिया द्वारा सपोर्टेड थे। और कैपिटलिस्ट कंट्रीज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ये चाहते थे कि इसका नेता वो हो जो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करे। और उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने खास तौर पर यहाँ पर जो लोग बगावत कर रहे थे या सरकार के खिलाफ थे, उनको आर्थिक और सैन्य सहायता देनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर धीरे धीरे सीरिया में सिविल वॉर शुरू होगी सरकार के खिलाफ। 2011 में ये वॉर शुरू हुई और आने वाले 10 साल ये युद्ध जो था सरकार के खिलाफ चलता रहा। इसमें लाखों लोगों की जानें गई। अंत में बशर अल असाद को 8 दिसंबर 2024 को सीरिया छोड़कर भागना पड़ा और उसने जाके रशिया में शरण ली। और इस प्रकार यहाँ पर अब अहमद अल शरा की जो हुकूमत है वो स्थापित हो चुकी है। यहाँ पे एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि कोल्ड वार जो 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हुई, ये कोल्ड वार शुरू होती है रशिया और अमेरिका। रशिया इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, अमेरिका इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री।
Korea was one country which was occupied by Japan earlier, but it remained under Japan till 1945. After 1945, it was divided into two parts. One northern part was under the influence of Russia, and southern part came under the influence of America. So नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट से कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और ये जो कोल्ड वॉर है तब की चली जा रही है। हर वक्त रशिया और अमेरिकन कंट्रीज जो है ये अपनी विचारधारा की सरकार को स्थापित करने की कोशिश करते हैं ताकि इनके खेमे में अधिक से अधिक कंट्रीज आए, और यही कारण था कि सीरिया की सरकार का तख्ता पलटने में अमेरिका ने पुरजोर लगा दिया। सीरिया वो देश है जिसके खास तौर पर, क्योंकि चारों तरफ टर्की, इराक, ईरान, जॉर्डन, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इनकी हमेशा इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा रहा। पिछले 10 सालों में और खासतौर 2 सालों में इजराइल ने सीरिया के ऊपर कोई 600 बार आक्रमण किया होगा, और उन्होंने गोलान हाइट्स जो सीरिया का इलाका था 1967 में सीरिया से छीन लिया था। इजराइल जो है हमेशा इन सारी अरब कंट्रीज के ऊपर अपनी हुकूमत, अपनी बात मनवाने की हर प्रकार की कोशिश करता है, और जो उसके खिलाफ उठता है उसको वो दबाने की कोशिश करता है। सीरिया को इसलिए नहीं अधिक तौर पर वो दबा सका क्योंकि सीरिया को टोटली सपोर्ट जो है वो रशिया से आ रही थी, और अमेरिका जो है इसीलिए सीरिया की सरकार का तख्ता बदलना चाहते थे ताकि यहां पर इनके मतलब की हुकूमत आ जाए जो इजराइल के साथ समझौते कर सके। और अब अहमद अल शरा की सरकार को इसीलिए अमेरिका ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। इस सारे टॉपिक में हमने एक बात नोट की कि ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं ये जब चाहे, जहां चाहे, जिसकी चाहे सरकार गिरा सकते हैं, और इसको गिराने के लिए कुछ ये खास हथकंडे अपनाते हैं। सबसे पहले तो ये उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाते हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन था, चाहे वो कर्नल गद्दाफी था। उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि जैसे वो उनसे ज्यादा बुरा व्यक्ति ही कोई नहीं, और इसी प्रकार इन्होंने वेनेजुएला के रीसेंट प्रेसिडेंट जो कि निकोलस मदुरो था उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया, और मंतव इनके कुछ और होते हैं, ऊपर से प्रगटाव कुछ और करते हैं, और अंदर से ये अपनी जो डिजायर होती है उसको पूरा करने के लिए हर प्रकार का भरसक प्रयत्न करके उसकी सरकार को गिराने में कामयाब होते हैं। और यही कारण है जो हमें समझना है, खास तौर पर जो विद्यार्थी पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात ना भूले कि जो दिखाई देता है वास्तविक वेश वो सच नहीं होता। सच जो है वो बहुत पीछे छुपा होता है, जिस पर पहुंचने के लिए हमें बड़ी गहराई में उतरना होगा। चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, हम तो भारतीय मीडिया के बारे में इतना बोलते हैं, ये गोदी मीडिया है, ये बिकाऊ है, ये बिका हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं? ये वेस्टर्न मीडिया बिका हुआ नहीं है, ये वेस्टर्न मीडिया की प्लानिंग्स नहीं है। ये पहले ही उस प्रकार से नैरेटिव सेट कर देते हैं और हमारे दिमाग में उनकी छवि धूमिल कर देते हैं, और अंत में अपना जो मंतव है, अपनी जो इच्छा है, उसे ये पूरी तरह कामयाब, सफल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। सो जितनी भी खबरें पढ़ो, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करो, उसको सच में देखने के लिए उसकी टेस्टिंग जरूर कर लिया करो, क्या ये खबर सच्ची है या नहीं। हमने आज अखबारों को त्याग दिया है, हमें लगता है अखबार यूजलेस है, लेकिन वास्तविक खबर जो अखबार में आती है और जो वहां पे आर्टिकल्स होते हैं, खास तौर पर एडिटोरियल, ये जो विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं उनके लिए बड़े जरूरी हैं कि वो उनको पढ़ें और उनको पढ़ के समझ के ही अपनी विचारधारा किसी सवाल के प्रति बनाएं। थैंक यू सो मच।